नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मेथड, जो कि सेमेस्टर 2 में कुछ यूनिवर्सिटीज में आता है। तो उसका जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड इट्स कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शंस, फेलियर ऑफ कोर्ट्स एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मॉफिजल जुडिशियल मेजर्स ऑफ कॉर्नवालिस 1787, 1790, 1793 and progress of अदालत सिस्टम अंडर विलियम बेंटिक, conflict arising out of dual judicial system। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस है टोटल। तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लीगल मेथड की यूनिट 2, जो कि सेमेस्टर 2 में आती है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो बात करता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो फर्स्ट मेजर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट है। क्यों? क्योंकि ये काम क्या कर रहा था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर रहा था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज से आई थी, मतलब कंपनी के ऑपरेशन के लिए आई थी, वो अब यहाँ पे रेगुलेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने लगी थी टू रेगुलेट द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यहाँ पे क्या था, अभी तक वो सिर्फ कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ बिजनेस कर रही थी, बट अब क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रही है, मतलब गवर्नेंस में वर्क कर रही है। One of its most significant contribution was establishment of Supreme Court of Calcutta। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो स्टैब्लिश हुआ वो किसमें हुआ, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 74 में। तो जो एक्ट है वो 1773 की है, बट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनड एज कॉमर्शियल एंटिटी, बट आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इट एक्वायर्ड दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो बक्सर के बैटल के बाद ये क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट की बैकग्राउंड स्टोरी है कि मतलब जो बक्सर का वॉर हुआ उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो है, दीवानी राइट्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, जो सिविल मैटर्स होते हैं दीवानी के, उनको उन्होंने एक्वायर कर लिया। मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात थी वो उनके पास आ गई, मतलब ब्रिटिशर्स के पास आ गई आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। एंड जो कंपनी थी वो पहले कॉमर्शियल थी, बट अब क्या हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गई। This made company a political ruler rather than just a trading company। अब ये बन गई पॉलिटिकल रूलर, मतलब अब क्या करेगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटरफेयर करने लगेगी। देन रीजंस फॉर रेगुलेटिंग इट, क्या रीजन थे, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि क्या हुआ, कंपनी पे ह्यूज डेट्स हो गए ड्यू टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। क्योंकि इंडिया के मैनेजमेंट के हिसाब से वर्क करने में उनके ऊपर कई सारे डेट्स हो गए, मतलब कर्जे हो गए, जिसकी वजह से 1.4 मिलियन का उनके पास लोन हो गया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1772। उसके बाद क्या हुआ, करप्शन एंड मिसरूल इन बंगाल। तो पहला तो रीजन था उसका कि उन पे हो गए बहुत सारे कर्जे। दूसरा क्या था, करप्शन और मिसरूल था, क्योंकि बंगाल क्या था, बंगाल उनका प्राइमरी एरिया था जहां पे वो बिजनेस करते थे। एंड देन उसमें क्या था, मिसमैनेजमेंट था, मिसरूल था, जिसकी वजह से उनपे क्या था, कंपनी ऑफिशियल्स एंगेज इन ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन एंड इलीगल ट्रेड। वहां पे क्या हुआ, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन और इलीगल ट्रेड बढ़ गया। एंड इन फेमस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम वेयर कंपनी कंट्रोल रिवेन्यू वाइल नवाब वाज अ नॉमिनल रूलर। यहाँ पे रिवेन्यू कंट्रोल किसके पास था, कंपनी था, कंपनी के पास था, बट जो नवाब था वो क्या था, नॉमिनल रूलर, मतलब वहां का जो रूलर था वो था नवाब। देन फेमाइन ऑफ 1770, a severe famine in Bengal killed 1/3 of population, yet the company continued to collect high taxes। मतलब जो प्रॉब्लम्स आई, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल खत्म हो गई, बट फिर भी जो कंपनी थी वो रेगुलर टैक्सेस, जो हाई टैक्सेस कंपनी के थे वही कलेक्ट करती रही, उस पर उन्होंने कोई भी छूट नहीं दी। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन। मतलब जो कंपनी है वो माफ करने को तैयार नहीं और जो लोग हैं बहुत सफर कर रहे थे, साथ ही साथ मिसमैनेजमेंट और करप्शन बहुत ज्यादा था। देन द गवर्नर ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास एक्टेड इंडिपेंडेंटली लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पावर स्ट्रगल्स। जो डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगे, जिसकी वजह से पावर स्ट्रगल्स और पावर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। अब ये क्या था, ये रीजन था जिस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आई। तो सबसे पहला रीजन क्या था, करप्शन। दूसरा रीजन क्या था, मिसमैनेजमेंट। तीसरा रीजन क्या था, जो कंपनी थी उस पर डेट्स हो गए। और चौथा रीजन क्या था कि पॉलिटिकल रीजन, जो गवर्नर्स थे डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के वो अपने हिसाब से काम करने लगे इंडिपेंडेंटली। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसर्न, द कंपनी वाज एक्टिंग लाइक सोवरेन पावर, राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट ब्रिटिश ओवरसाइट। ठीक है, तो सोवरेन पावर मतलब जिसके ऊपर कोई भी नहीं होता, तो कंपनी सोवरेन पावर की तरह वर्क करने लगी। और वहां पे क्या हुआ, ब्रिटिश ओवरसाइट का कंसर्न आने लगा कि मतलब जो ब्रिटिश ओवरसाइट है, जो कंपनी के ऊपर ब्रिटिश ओवरसाइट था, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंपनी को सोवरेन बना देना चाहिए। देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आई। अब इसके प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या था, गवर्नर जनरल काउंसिल के बारे में बात हुई थी। मतलब एक प्रोविजन था जो गवर्नर जनरल और काउंसिल के बारे में बनाता था। तो क्रिएटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट with 4 executive councillors।
तो बेसिकली गवर्नर जनरल बने विद 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। उसके बाद कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल, मेकिंग इट द सुप्रीम ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। तो मतलब जो मद्रास एंड बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल आ गई, क्योंकि बंगाल में कौन था, गवर्नर जनरल था। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ एंड देन कंपनी अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट, जो कंपनी थी वो अकाउंटेबल हो गई टू द पार्लियामेंट दैट इज सिटिंग इन ब्रिटेन। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हैड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने पड़े। देन प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड को इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। कंपनीज ऑफिशियल और बैंड फॉर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड टू कर्ब करप्शन, मतलब करप्शन की वजह से क्या होता था, जो कंपनी का सामान था वो प्राइवेटली बेच देते थे, उसको उन्होंने रोक दिया, बैन कर दिया। प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑल्दो रेगुलेटिंग एक्ट वाज अ मेजर स्टेप, इट हैड मेनी वीकनेस। क्या वीकनेसेस थी वो देखते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर, मतलब वेटिंग पावर नहीं थी। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी मेड डिसीजन बाय मेजॉरिटी वोटिंग, मींस वेयर हेस्टिंग कुड बी ओवररूल्ड। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल रेगुलेटिंग एक्ट ने बनाई थी उसमें कौन कौन था, गवर्नर जनरल थे, साथ ही साथ 4 अदर काउंसिलर्स थे। तो मतलब उसमें क्या कैसा डिसीजन होता था, बाय द मेजॉरिटी होता था। तो वारेन हेस्टिंग्स, मतलब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उनकी रिप्लेसमेंट की जा सकती थी बाय द मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी जो 4 काउंसिलर्स अदर्स हैं वो कुछ बोले तो उसको उन्हें मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते। अनक्लियर रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रोल क्लियर नहीं था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्लियर नहीं था। ये हम यूनिट 1 में कर चुके हैं। जो कॉजिजुरा केस था, जो पटना केस था, जो फिर राजानंद कुमार केस था, उसमें यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन था वो क्लियर नहीं था और कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल की काउंसिल। Also try to exercise power over Indians, leading to dispute like कॉजिजुरा केस। तो जब इंडिया के ऊपर पावर एक्सरसाइज करने लगे जो कि उसके जुरिसडिक्शन के बाहर थे, तो कॉजिजुरा केस जैसे एग्जांपल है, तो क्या हुआ कि लीडिंग डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स है वो ज्यादा बढ़ गए। देन फेलियर टू कर्ब करप्शन, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट थी वो फेल हो गई करप्शन के मामले में, करप्शन को रोकने के मामले में रेगुलेटिंग एक्ट हो गई फेल। देन नो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए, जैसे आज की कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट है दोनों चीजें, वैसे ही उसमें क्या था, उसमें सेपरेट नहीं किया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें कंफ्यूजन रही कि मतलब क्या हुआ, सम ऑफिशियल हैंडल्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड जुडिशियल केसेस लीडिंग टू बायस एंड इनजस्टिस। तो बायसनेस और इनजस्टिस आ गया बिकॉज जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है जुडिशियल ऑफिसर बनके बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से बायसनेस और इनजस्टिस हो गया। अनरेस्ट अमंग इंडियन पॉपुलेशन, मतलब जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें अनरेस्ट आ गया बिकॉज जो इंडियन कस्टम्स थे उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी एंड ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी। देन एक्ट ऑफ 1781 फिक्स द प्रॉब्लम्स, जब एक्ट ऑफ 1773 आई तो उसमें प्रॉब्लम्स हुई और 1781 में जो प्रॉब्लम आई उसको अमेंडमेंट के थ्रू उसको खत्म कर दिया गया। देन क्लैरिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन वाज लिमिटेड टू कलकत्ता, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है वो कलकत्ता में बनाया गया है और उसका जुरिसडिक्शन सिर्फ कलकत्ता तक लिमिटेड है। प्रिवेंटेड द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन रेवेन्यू मैटर्स, तो रेवेन्यू मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट को रोका गया कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। Then ensured Indian laws were applied to Indian cases except when British subjects were involved। तो मतलब अगर इंडिया का कोई मैटर है, मतलब इंडियन कोई मैटर में इन्वॉल्व है, तो इंडियन लॉ लगाया जाएगा। कब तक, जब तक इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर ना हो जाए। अगर इंडियन वर्सेस इंडियन है तो इंडिया के लॉ का जो कस्टम कहता है उसके हिसाब से उसको डील किया जाएगा। अगर कोई इंडियन पर्सन है और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई ब्रिटिश पर्सन है, तो उस केस में ब्रिटिशर्स का लॉ फॉलो किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर द इलेक्शन कमीशन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओवरसाइट आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इससे पहले वो क्या था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आए नहीं थे, वो सिर्फ आए थे बिजनेस करने के लिए, तो वो एक तरीके से सोवरेनली बिजनेस पर्पस से पे काम कर रहे थे। बट अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई तो ब्रिटिश ओवरसाइट शुरू हो गई। इंक्लूडेड गवर्नर जनरल सिस्टम विच लेटर लेड टू फुल ब्रिटिश रूल। तो बेसिकली क्या था, यहां से शुरुआत हुई गवर्नर जनरल की, बट बाद में ये क्या हुआ, ये पूरा प्योरली ब्रिटिश रूल बन गया। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडियन जुडिशरी। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या था, वाज द फाउंडेशन, जो आज की डेट में जुडिशरी है, जो मॉडर्न जुडिशरी है, उसका फाउंडेशन कहा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कोर्ट इन इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था वो ब्रिटिश कोर्ट इन इंडिया था, पहला ब्रिटिश कोर्ट। लेट द फाउंडेशन फॉर हाई कोर्ट एंड द मॉडर्न जुडिशरी। तो बाद में यही सुप्रीम कोर्ट क्या बन गया था, हाई कोर्ट। ये हमने अभी जो लीगल हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसको खत्म करके बाद में हाई कोर्ट बना दिया गया था। Introduce parliamentary control over East India Company, force company to report its finances and administrative matters to the parliament। तो जो कंपनी थी उसको ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा, मतलब अपनी कंपनी को उन्होंने फोर्स करा कि उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने रिपोर्ट करने हैं, मैंडेटरी है। लेड टू फ्यूचर रिफॉर्म्स, जो फ्यूचर रिफॉर्म्स है, पिट्स इंडिया एक्ट लेटर फिक्स मैनी ऑफ द इश्यूज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या था, उस एक्ट से बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट के इश्यूज खत्म किए गए। एंड दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बात करता है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वाज सेट अप इन 1774 में सेटअप हुआ under the regulating act of 1773. It was the first British court in India with jurisdiction over civil, criminal and constitutional matters. तो civil, criminal and constitutional matter है, और ये ब्रिटिश कोर्ट था जो कि इंडिया में पहली बार स्टैब्लिश किया गया। क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का? वन चीफ जस्टिस, ठीक है, ये एलिजा एम्फी जिसके मैं बात कर रहा था, गवर्नर जनरल का बहुत अच्छा फ्रेंड था, एंड देन 3 प्यूजिन जज एसोसिएट जजेस, ठीक है। तो बेसिकली 1 चीफ जस्टिस और उसके साथ 3 उसके एसोसिएट जजेस, और उनके नाम ये लिखे हुए हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? सिविल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल ज्यूरिसडिक्शन था बिटवीन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, 3 जगह के, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स थे उसका अपील कहां जाती थी? सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन कुड ट्राई एंड पनिश ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे, उनकी ट्रायल मतलब उनके ऊपर जो केस की सुनवाई है वो प्लस उनकी सजा इंडिया में हो सकती थी। हैड पावर टू सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट, एग्जांपल नंद कुमार केस, जो नंद कुमार, राजा नंद कुमार केस मैंने डिस्कस किया था, उसमें उनको कैपिटल पनिशमेंट मतलब हैंग टिल डेथ वाली पनिशमेंट दे दी गई। उसके बाद रिलीजियस ज्यूरिसडिक्शन हैंडल केसेस रिलेटेड टू क्रिश्चियन लॉज, विल्स एंड इनहेरिटेंस। तो रिलीजियस ज्यूरिसडिक्शन भी आ गया, क्योंकि जो रिलीजियस लॉज है मतलब जो रिलीजियस कस्टम्स है वो लगते हैं फॉर द मैटर ऑफ क्या, अगर मान लो विल बनाई गई है, इनहेरिटेंस है, तो उसमें रिलीजियस लॉ, अगर हिंदू जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके हिसाब से होता है, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के जो रिलीजियस लॉज है, जो कस्टमरी लॉज है उसके हिसाब से सक्सेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। देन सुपरवाइजरी अथॉरिटी मतलब सुपरवाइज करती थी लोअर कोर्ट्स को एंड इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। उसके बाद हैबियस कॉर्पस पावर, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि इस रिट को ये इशू कर सकते थे। तो बेसिकली ये रिट होती है जो कि आज में आर्टिकल नंबर 32 में अवेलेबल है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी। देन उसके बाद क्या था? ज्यूरिसडिक्शन ओवर इंडियंस, तो इंडियन के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन आया। इंडियन हु एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद ब्रिटिश सब्जेक्ट्स would not interfere purely in Indian disputes except in later cases। तो बेसिकली क्या है, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, कुछ सब्जेक्ट्स पे, कंपनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, उन पे इंटरफेयर कर सकती थी, बट अगर कोई प्योरली इंडियन मैटर था उस पे इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट का अलाउड नहीं था। इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है? Although Supreme Court was meant to bring fair justice, it faced several problems. First, overlapping jurisdiction। तो प्रॉब्लम क्या थी सुप्रीम कोर्ट के साथ? पहला था ओवरलैपिंग jurisdiction, मतलब jurisdiction का कंट्रोल का बड़ा कंफ्यूजन था, बिकॉज जो कोर्ट था उसका jurisdiction था ब्रिटिश सब्जेक्ट पे, बट इट आल्सो क्लेम्ड jurisdiction ओवर इंडियन सब्जेक्ट्स हु हैड डीलिंग्स विद द ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली ये क्लासिफाई कर पाना कि कौन इंडियन ब्रिटिशर्स का डील कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम होता था। तो बेसिकली jurisdiction का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता था। देन राजा नंद कुमार केस, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, तो वो आप वहां से समझ लेंगे। एंड देन कॉसेज्यूरा केस, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन द कॉसेज्यूरा केस, बिकॉज वहां पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया था आउटसाइड कलकत्ता, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जहां पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स की कमीशन थी उसी ने उसको खिलाफ कर दिया था। देन रिफॉर्म अंडर एक्ट ऑफ 1781। अब रिफॉर्म क्या है? ड्यू टू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट्स ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन, पार्लियामेंट पास एक्ट ऑफ 1781, आल्सो कॉल्ड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, व्हिच रिस्ट्रिक्टेड सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन टू द कलकत्ता। मतलब इस एक्ट से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहां हो गया? सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता के बाहर उसका ज्यूरिसडिक्शन हो गया 0, ठीक है। देन प्रिवेंटेड इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू मैटर्स, मतलब जो रेवेन्यू मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंश्योर्ड इंडियन लॉज वर अप्लाई टू इंडियन केसेस, मतलब जो इंडियन केसेस है उस पे इंडियन लॉ ही लगेगा। देन सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, क्या सिग्निफिकेंस था? ब्रिटिश जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया, मतलब फर्स्ट ब्रिटिश जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था जहां पे ब्रिटिशर्स के हिसाब से फैसला हो रहा था या फिर ब्रिटिश के तरीके से फैसला हो रहा था। देन फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लीगल सिस्टम, जो आज का लीगल सिस्टम है उसके फाउंडेशन है। एंड देन लिमिटेड इंडियन ऑटोनॉमी, मतलब इंडियन ऑटोनॉमी मतलब इंडियन मर्जी को लिमिट कर दिया और ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया कि वो अपना लीगल सिस्टम इंडिया पे लगा सकते हैं। एक्सपोज जुडिशियल करप्शंस लाइक नंद कुमार एग्जीक्यूशन रिवील्ड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ जुडिशियल पावर। तो बेसिकली जो नंद कुमार केस था, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वहां पे क्या हुआ, वहां पे नंद कुमार केस में देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी क्या है, जुडिशियल पावर का मिसयूज कर सकता है अगर उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। तो जो सर एलिजा एम्फी थे वो रिलेटिव थे, मतलब वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे उसके, जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड होने की वजह से उन्होंने क्या करा, उनके फेवर में डिसीजन दे दिया। देन दिस इज द कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है
फेलियर ऑफ एक्ट ऑफ 1781। तो अब जब इस एक्ट को लाया गया वो इसलिए लाया गया कि क्या हो, बेटर रिफॉर्म्स आ सके, मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में वो प्रॉब्लम्स खत्म करके कुछ नई चीजें लाई जा सके। बट ये एक्ट आने के बाद भी फेलियर हुआ। क्या रीजंस रहे तो वो पढ़ते। इट वाज पास्ड to correct the flaws of regulating act of 1773 especially in terms of jurisdiction conflicts between Supreme Court of Calcutta and the Governor General's administration। मतलब क्या है, जो ये एक्ट पास की गई वो किस लिए, उसका मेन एम क्या था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल काउंसिल, उसको खत्म किया जा सके और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बनाया जा सके। बट ये फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? फर्स्ट, लिमिटेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां बना दिया, कैलकाटा में। It could not interfere in revenue matters or cases involving Indian जमींदार्स, लैंड ओनर्स एंड ऑफिशियल्स। तो मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो पावर्स थी उसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ कलकत्ता के लिए प्लस सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। तो मतलब क्या है, अब वो रिवेन्यू मैटर्स जो कि रिवेन्यू से रिलेट करते थे, मतलब कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से रिलेट करते थे, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, जिसमें जमींदार इन्वॉल्व होते थे बिकॉज वो इंडियंस थे। अब वो क्या था, वो आउटसाइड कलकत्ता अगर है तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और जो ऑफिशियल्स थे वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। प्रिजर्व्ड इंडियन लॉज फॉर इंडियंस। तो जो इस एक्ट, जो नई वाली एक्ट आई 1781 की, उसमें क्या हुआ, उसमें इंडियन लॉज लगाए गए इंडियंस के लिए। अभी तक क्या हो रहा था, ब्रिटिश लॉ लगा करके ब्रिटिशर्स फायदा उठा रहे थे, बट इस एक्ट के थ्रू अब इंडियन लॉज ही लगेंगे इंडियंस पे। देन प्रोटेक्टेड कंपनी ऑफिशियल्स, देन company officials and revenue collectors were exempted from jurisdiction of the Supreme Court, preventing of conflicts like those seen in Causes Jura case। तो Causes Jura केस में क्या था, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं वो क्या हुए, एग्जम्प्ट हो गए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। स्ट्रेंथन मॉफिजल कोर्ट्स, एग्जिस्टिंग कंपनी रन मॉफिजल कोर्ट्स कोर्ट इन रूरल एरियाज वर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब मॉफिजल कोर्ट को उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आना चाहिए था उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। फेलियर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1781, ज्यूरिसडिक्शन एम्बिग्यूटी रिमेन। मतलब ज्यूरिसडिक्शन की एम्बिग्यूटी अभी भी रह गई, वो भी उतनी क्लियर नहीं हो पाई। स्टिल हैड द पावर टू हियर अपील्स फ्रॉम मॉफिजल कोर्ट्स लीडिंग टू डिलेइंग जस्टिस। तो मतलब मॉफिजल कोर्ट्स जो उसके अंडर आ रहे थे वो क्या हुए, वो अभी भी अपील उसके पास ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही थी। Then weak mofussil judicial system, mofussil courts lack trained judges and proper legal procedures because ये स्मॉल लेवल पे कोर्ट्स होते थे, मतलब वो कोर्ट्स जो कि गांव लेवल या रूरल लेवल पे बनाए गए थे बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वो कोर्ट्स थे, तो इनमें क्या था, ट्रेंड जजेस तो होते नहीं थे भाई, छोटे लेवल की बात है तो वो क्यों इतना पैसा खर्च करने वाले हैं जजेस पे। एंड देन लीगल प्रोसीजर वहां पे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होता था बिकॉज लोकल लेवल की बात होती थी और लोकल लेवल पे कोई भी चीज को फॉलो कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन करप्ट कंपनी ऑफिशियल्स कंट्रोल रेवेन्यू एंड जस्टिस एंड लीडिंग टू बायस्ड डिसीजन। तो बेसिकली जो करप्ट कंपनी ऑफिसर्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे रेवेन्यू और जस्टिस को, दोनों को ही, क्योंकि रेवेन्यू वही कलेक्ट कर रहे थे और जस्टिस भी वही दे रहे थे। तो बेसिकली वो बायस्ड डिसीजन देते थे जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड नो स्टैंडर्डाइज्ड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, वो नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉज, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका लॉ फॉलो हो बट इंडियन कस्टम्स कुछ और होते थे, तो यहाँ पे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट होती थी और जजेस को बहुत मुश्किल हो जाता था डिसीजन देने में। Then no real protection for Indians, तो इंडियंस के लिए कोई रियल प्रोटेक्शन नहीं था। While the act promised to protect Indian from unfair trials, in reality company official often misuse their power। तो बेसिकली क्या था, इस एक्ट ने प्रॉमिस किया था कि अनफेयर ट्रायल को रोकेंगे और इंडियंस को बराबर जस्टिस देंगे जैसे ब्रिटिशर्स को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया और जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो अपनी पावर को मिसयूज करते रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस मॉफिजल जुडिशियल रिफॉर्म 1787, 1790 एंड 1793, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1787 अगर हम देखें तो एम टू सेपरेट रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन टू रिड्यूस करप्शन। तो इन्होंने क्या रिफॉर्म में सजेस्ट किया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो जुडिशरी है, जो मॉफिजल कोर्ट में एक ही पर्सन कर रहा था कि वही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था और वही जज बन के बैठा हुआ था, उसको अलग अलग कर दो ताकि क्या हो कि करप्शन कम हो सके। प्रोविजंस कहते हैं रेवेन्यू एंड जुडिशियल पावर वर सेपरेटेड, कलेक्टर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम जुडिशियल ड्यूटीज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। तो पहले कलेक्टर्स ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे और कलेक्टर्स ही जजेस बन के बैठे हुए थे जिसकी वजह से मिसयूज ऑफ पावर हो रहा था। अब क्या हुआ, प्रोविजन के थ्रू उनको अलग अलग कर दिया गया, मतलब उनकी ड्यूटीज को अलग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गए। मॉफिजुल दीवानी अदालत एंड मॉफिजुल फौजदारी अदालत। तो दीवानी मतलब सिविल एंड फौजदारी मतलब क्रिमिनल। तो सिविल डिस्प्यूट्स के लिए मॉफिजुल दीवानी अदालत हो गई और जो क्रिमिनल कोर्ट्स उसके लिए मॉफिजुल क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, मतलब क्रिमिनल केसेस के लिए। देन फेलियर क्यों रहा, करप्शन अभी भी कंटिन्यू रहा। कंपनी ऑफिशियल स्टिल इन्फ्लुएंस लीगल प्रोसीडिंग्स, बेशक उनको आपने अलग कर दिया, रेवेन्यू कलेक्टर्स को अलग कर दिया, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अभी भी इंटरफेयर कर रहे थे लीगल प्रोसीडिंग्स में बिकॉज जो ऑफिशियल कोड आते थे वो उनके अंडर ही आते थे। एंड नो यूनिफॉर्मिटी इन लॉज अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, क्योंकि रिलीजन इंडिया में डिफरेंट थे। तो अभी तक क्या होता था, रिलीजन के हिसाब से लॉ फॉलो किया जाता था, बट अब क्या हुआ क्योंकि कोर्ट्स आ गया, ब्रिटिशर्स को तो पता नहीं था हमारे रिलीजन के नॉर्म्स के बारे में, तो उन्होंने क्या करा, सेम लॉ फॉलो करने की कोशिश की, बट क्योंकि डिफरेंट रिलीजन थे तो यूनिफॉर्मिटी वो दे नहीं पाए।
जजेस वर अनट्रेन्ड लीडिंग टू डिलेज इन जस्टिस। जजेस थे वो अनट्रेन्ड थे, उन्हें पता नहीं था कैसे क्या करना है, तो वो क्या था, जस्टिस को बहुत डिले कर रहे थे। एंड एक हमारे में लॉ, इंडिया में लॉ में एक बात बोली जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई जस्टिस आपको बहुत देरी से मिल रहा है तो वो ना मिलने के बराबर ही है। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1790, उसके बाद आया 1790 का जुडिशियल रिफॉर्म। देन इसको अगर हम पढ़े तो फोकस ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म एंड इंप्रूविंग लॉ एनफोर्समेंट। अब इसने क्या करा, क्रिमिनल जस्टिस पे ध्यान दिया, सिविल पे ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर उनको ले आए। एंड देन हार्शर पनिशमेंट फॉर सीरियस क्राइम्स, मतलब जो सीरियस लेवल के क्राइम्स है, मतलब क्राइम को इन्होंने कैटेगराइज करा सीरियस एंड नॉन सीरियस लेवल पे, तो जो सीरियस लेवल के इन्होंने कैटेगराइजेशन किया उस पे हार्श पनिशमेंट दी गई, मतलब बहुत भारी सजा, जैसे कि डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर। अगर किसी ने मर्डर करा है तो उसको मौत की सजा मिल जाएगी। जुडिशियल ऑफिसर्स, काजीज एंड पंडित्स फॉर अपॉइंटेड फॉर इंडियन केसेस, तो इंडियन केसेस को उनको गवर्न करने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज इन्हें इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इंडियन कस्टम्स के बारे में। तो इन्होंने क्या करा, जुडिशियल ऑफिसर्स में काजीज और पंडित्स को रख दिया ताकि इंडियन केसेस को अच्छे से जस्टिस दिलाया जा सके। फेलियर ऑफ 1790 रिफॉर्म, फेलियर क्या था, जजेस वर इनएक्सपीरियंस, जो जजेस थे वो इनएक्सपीरियंस थे, लीडिंग इन इनएफिशिएंसी, तो जजेस इनएक्सपीरियंस होने की वजह से इनएफिशिएंट हो गए। नो क्लियर लीगल ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स रिजल्टिंग इन आर्बिट्रेरी डिसीजंस, तो बेसिकली क्लियर ट्रेनिंग कोई होती नहीं थी, हर जज का अलग वे ऑफ पैटर्न रहता था, हर जज का अलग वे ऑफ हियरिंग रहता था, और जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस आने का मेन रीजन बन गया। आर्बिट्रेरी मतलब एक तरफा, डिलेज इन ट्रायल कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल, तो बहुत डिले हो रहा था जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से उनको जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हो रहा था, ठीक है। कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ 1793 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव था ये, कैसे, फुल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यहां से शुरू हुआ। जो हमारा आर्टिकल 51 है ऑफ डीपीएसपी, वो बात करता है किसकी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि यहाँ पे फुल सेपरेशन कर दिया गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, मतलब कलेक्टर्स हैव नो जुडिशियल पावर्स, कलेक्टर के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चराइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत फॉर सिविल डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स, फौजदारी का सिस्टम खत्म करके क्या बना दिया, सेशन कोर्ट बना दिया। देन हायरार्की ऑफ कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, हायरार्की ऑफ कोर्ट बना दी, मतलब कौन कोर्ट कौन से कोर्ट के नीचे आता है, या कौन सा कोर्ट कौन से कोर्ट के ऊपर आता है, तो बेसिकली जो कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है, कोई कोर्ट किसके सुपीरियर है, वो बता दिया गया। तो लोवेस्ट कोर्ट को बताया गया मुंसिफ कोर्ट, तो मुंसिफ कोर्ट को कैटेगराइज किया गया एज लोवेस्ट कोर्ट फॉर स्मॉल सिविल केसेस, तो अगर स्मॉल सिविल केस है तो कहां जाएगा, मुंसिफ कोर्ट में, जो कि लोवेस्ट इन लेवल है। देन प्रोविंशियल कोर्ट फॉर अपील ऑफ हायर केसेस, तो इससे अपील जाएगी कहां पे, प्रोविंशियल कोर्ट में। देन इससे अपील जाएगी कहां पे, सदर दीवानी अदालत, हाई कोर्ट फॉर अपील, ठीक है, तो इससे अपील जाएगी कहां, सदर दीवानी अदालत। तो बेसिकली मुंसिफ कोर्ट से अपील कहां गई, प्रोविंशियल कोर्ट, एंड प्रोविंशियल कोर्ट से अपील कहां गई, सदर दीवानी अदालत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ 1793 रिफॉर्म क्रिएटेड अ क्लियर जुडिशियल स्ट्रक्चर, तो बेसिकली जुडिशियल स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया और सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कर दिया। इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ लीगल यूनिफॉर्मिटी, अब क्या था, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो यूनिफॉर्म हो गया, मतलब सबको पता था कैसे क्या करना है। रिड्यूस करप्शन बाय सेपरेटिंग रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस, तो रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस हो गए सेपरेट, जिसकी वजह से करप्शन हो गया कम। फेलियर ऑफ 1793 के रिफॉर्म, क्या फेलियर का रीजन था, ब्रिटिश ऑफिशियल हैड हाईएस्ट अथॉरिटी लिमिटिंग इंडियन पार्टिसिपेशन, क्योंकि ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके पास हायर अथॉरिटी थी, क्योंकि जो पंडित और काजी अपॉइंटमेंट हुआ था वो लोअर लेवल पे हुआ था, तो लिमिटेशन हो गया था, क्योंकि इंडियन पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था। देन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग लीगल प्रोसीजर्स, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां से, भाई ब्रिटिश ऑफिसर को ऑब्वियस सी बात है इंडिया में तो पैदा कर नहीं दोगे, उनको लाना आपको ब्रिटेन से ही पड़ेगा, तो वहां पे क्या था, वो टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। देन लैक ऑफ ट्रेन्ड लीगल प्रोफेशनल्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, तो जो लीगल प्रोफेशनल्स थे जो लोअर कोर्ट्स में बैठते थे उनके पास ट्रेनिंग की कमी थी, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट काम हो रहा था। कंपैरिजन ऑफ 1781 एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस रिफॉर्म, ठीक है, तो अब ये कंपैरिजन टेबल है, इसमें आपको बस एक बार रीडिंग कर लेनी है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट इन केस आपको रह जाता है, वैसे तो नहीं रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है, बट फिर भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट कंपैरिजन टेबल ऑफ दिस रिफॉर्म्स 1787, 1790 एंड 1793 रिफॉर्म्स की कंपैरिजन टेबल है ये, तो इसको भी आप एक बार रेफर कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये वन लाइनर है, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, और वीडियो को शॉर्ट भी रखना है, तो ये आपको एक बार में ही, एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। बट इन केस अगर कोई डाउट भी रह जाए 1%, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोग्रेस ऑफ अदालत सिस्टम ड्यूरिंग विलियम बेंटिक एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम।
बेसिकली ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम जो था उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए प्लस जो अदालत सिस्टम थे ड्यूरिंग विलियम बेंटिक उसका कैसे प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो बेसिकली विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल फ्रॉम, ये गवर्नर जनरल थे, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन जुडिशियल रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया। ही रिकॉग्नाइज अदालत सिस्टम टू मेक जस्टिस मोर एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड यूनिफॉर्म। तो बेसिकली इन्होंने कोर्ट सिस्टम बनाया, अदालत सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से जस्टिस जो था एक्सेसिबल हुआ, मतलब ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते थे उसको, और क्या हुआ, प्लस एफिशिएंट हुआ और यूनिफॉर्म हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वो आ गए। However, the presence of dual judicial system, company courts and crown courts created serious conflicts between Supreme Court and Municipal courts, that is company run court and British legal system, ठीक है। तो इनके बीच में conflicts हुआ, मतलब क्या, जो ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम था, मतलब दो तरह के जुडिशियल सिस्टम चलते थे, एक तक ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट बना था, और जो मुफस्सिल कोर्ट थे जो कि कंपनी कोर्ट्स कहे गए, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहता। देन प्रोग्रेस ऑफ अदालत सिस्टम ड्यूरिंग विलियम बेंटिक क्या था, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ कोर्ट फीस एंड स्पीडी जस्टिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पहले तो जो कोर्ट फीस थी उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आप, एक कहावत कही जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आप एक पर्सन से 100 रुपए कमा लो या फिर 10 व्यक्ति से 10 रुपए कमा लो, तो बात एक ही है। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कोर्ट फीस कम कर दिया। अब कोर्ट फीस कम करने से क्या हुआ, बहुत सारे लोग कोर्ट आना शुरू हो गए। तो बेसिकली जो इनकी अर्निंग थी, जो इनका अर्निंग रेवेन्यू मैटर था, जो कोर्ट से आ रहा था, तो वो क्या हुआ, वो अभी भी उतना ही रहा। प्लस क्या हुआ कि लोग ज्यादा आने लगे। देन स्पीडी जस्टिस, स्पीडली उसको केस खत्म करने को क्या हुआ, प्रमोट किया। एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस डिले इन ट्रायल, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जुडिशरी, जो क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज करा, मतलब फौजदारी अदालत को रीऑर्गेनाइज करा। सदर निजामत अदालत क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील वाज शिफ्टेड फ्रॉम मुशीराबाद टू कलकत्ता फॉर बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो मुशीराबाद से उसे कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया ताकि वो कंट्रोल बेटर कर सके। आपको मैंने बताया था अभी कि जो अपील जाती थी वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था, सदर निजामत अदालत, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर अबॉलिश्ड एंड देयर फंक्शंस वर ट्रांसफर्ड टू सेशंस जजेस। तो सेशन जजेस को फंक्शन दे दिए गए और डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत का सिस्टम खत्म कर दिया गया, इसका सिस्टम खत्म कर दिया गया। और इसके फंक्शंस किसको दे दिए गए, सेशन जजेस को। सेशन जजेस वर प्लेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो बेसिकली जो सेशन जजेस थे वो किसके कंट्रोल में थे, गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, ठीक है। तो फौजदारी कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को खत्म करके उसका फंक्शन दे दिया गया सेशन जजेस को। और जो सेशन जजेस थे वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर आते थे। वो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मैं बता ही चुका हूं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। तो मजिस्ट्रेट रोल वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर्स टू इंश्योर फेयर ट्रायल्स। तो जो मजिस्ट्रेट था वो सिर्फ जस्टिस देगा और जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और इससे क्या होगा, फेयर ट्रायल होगा। Collectors, revenue officers were prohibited from performing judicial functions. Introduction of English as official language, यहाँ पे आ गई English as official language in 1835। अभी तक लोकल लैंग्वेज चलती थी बट अब आ गई इंग्लिश। इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन लीगल सिस्टम। मतलब कोर्ट कहीं का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई, इंग्लिश। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन लोअर कोर्ट्स, इंडियन वर अपॉइंटेड एज मुंसिफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स जजेस टू डील विद पेटी सिविल केसेस। तो मुंसिफ कोर्ट का क्या था, अभी मैंने बताया था कि जो मुंसिफ कोर्ट है वो छोटे छोटे सिविल केसेस लेता था, तो इंडियन जजेस को अपॉइंट कर दिया गया एज मुंसिफ स्मॉल कॉज कोर्ट ताकि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन जजेस इन जुडिशियल सिस्टम। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुआ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज से सबसे पहले लॉ जो बन के आया वो इंडियन पेनल कोड बन के आया। तो इंडियन पेनल कोड मैं इससे पहले लीगल हिस्ट्री में बता चुका हूं, चार्टर ऑफ 1883 से में बना एंड फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया अंडर लॉर्ड मैकॉले एंड इट वाज फर्स्ट क्रिमिनल लॉ जहां पे जस्टिफाई किया गया। और ये लॉ जो था वो था सेकुलर, मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आप फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने क्राइम किया है तो आप पे लगेगा आईपीसी, ठीक है। अब जनरली आज के दिनों में आईपीसी खत्म हो चुका है और इसकी जगह पे आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो बेसिकली ये आज की डेट में खत्म हो चुका है, ओल्ड डेटेड था तो इसलिए खत्म कर दिया गया। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील वर मर्ज्ड अंडर द लॉ कमीशन टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत इन दोनों को कर दिया मर्ज, ठीक है। मर्ज करने से क्या हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम। अब ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम जो था उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे वो क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, एस्टैब्लिश अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फॉलोइंग इंग्लिश कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब लॉ मेड बाय द जजेस, ठीक है। एंड कंपनी कोर्ट्स जो मुफस्सिल कोर्ट थे, बेसिकली दो कैटेगरी मैं पहले ही बता चुका हूं, एक कंपनी कोर्ट्स थे जो कि मुफस्सिल कोर्ट थे और एक था गवर्नमेंट कोर्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम क्या था, जुरिसडिक्शन का सबसे पहला, ठीक है, क्या था,
had jurisdiction over British subjects and cases involving Indian in Calcutta. Mofussil court क्या था? Had jurisdiction over Indians in rural areas. Resulting conflict क्या था? Confusion over which court had authority, especially mixed in cases. तो बेसिकली क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी वो क्या थी? ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए पावर थी, बट उन इंडियंस पे भी पावर थी जो ब्रिटिशर्स के साथ इन्वॉल्व थे किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में, ठीक है। और जो मॉफुजुल कोर्ट था वो क्या था? इंडियन पे उसकी पावर थी इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गया कि अगर मान लो मिक्स टाइप का कोई केस हो जो कि इंडियन रूरल से हो, मतलब गांव से किसी से हो, और उसने किसी ब्रिटिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आएगा या फिर मॉफुजुल कोर्ट आएगा। ये कंफ्यूजन हो गई। अब इस कंफ्यूजन का कोई भी जवाब नहीं था। Then legal principles followed English common law and followed Hindu and Muslim personal law. अब मान लो अगर वो पर्सन, जो मैंने बताया कि अगर एक पर्सन गांव में रहता है जो कि इंडियन है और उसने ब्रिटिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वो पर्सन अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस पर लगेगा इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब जजमेंट लॉ, जो कि फॉरेन से आ रहा है, जिसका इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, बट वो ब्रिटिशर के लिए फायदेमंद है। अगर वो मॉफुजुल कोर्ट गया तो उस पर लगेगा हिंदू या मुस्लिम लॉ या फिर वो पर्सनल लॉ जो वो फॉलो करता है, ठीक है। तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस क्या होगा? कम होगा कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा क्लैश रहा। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, इंडियन का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट मतलब किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। फेवर्ड यूरोपियन इंटरेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट था वो जो ब्रिटिश जजेस थे वो ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन इंटरेस्ट को फेवर करने वाले हैं, और इंडियन जजेस अप्लाइड लोकल कस्टम्स एंड रिलीजियस लॉज। तो अगर मॉफुजुल कोर्ट में जाता है तो इंडियन जजेस थे और वहां पे क्या था? लोकल कस्टम्स एंड रिलीजियस लॉज थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पे ब्रिटिशर्स थे, वो जजेस थे, और जो ब्रिटिशर्स जजेस थे वो ऑब्वियस सी बात है वो यूके के लिए फेवर करने वाले, तो बायस हो जाता था। उसके बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट में केवल बाहर के मतलब ब्रिटिशर्स जज बन सकते थे और मॉफुजुल कोर्ट में इंडियन जजेस भी बन सकते थे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ लॉ, इंग्लिश बन गई इसमें, और इसमें पर्शियन रही कब तक? 1935 से 1835 तक। उसके बाद इंग्लिश बन गई, एंड देन लैंग्वेज बैरियर आ गया बिकॉज इंग्लिश तो हर इंडियन को आती नहीं थी। अब उसके बाद मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहले राजा नंद कुमार केस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, एंड कॉजी जुरा केस, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को, यूनिट 1 की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आपका रिफॉर्म टू रिजॉल्व ड्यूअल सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। तो अब क्या रिफॉर्म आया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? चार्टर एक्ट ऑफ 1883 abolished judicial system and created single unified framework। चार्टर एक्ट ऑफ 1883 जिसके अंडर आईपीसी बना, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बना? इन्होंने सारा सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क बना दिया। देन मर्जिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत, इसको मर्ज कर दिया, मतलब एक बना दिया हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 से बना, ये मैं लीगल हिस्ट्री में पूरी अच्छी तरीके से कवर कर चुका हूं, विच मार्क ब्रिटिश कंपनी कोर्ट्स इनटू सिंगल लीगल सिस्टम, ठीक है। देन इंडियन पीनल कोड बन गई जो कि सेकुलर इन नेचर थी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। एंड देन ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन जुडिशरी, मतलब इंडियंस को जुडिशरी में ज्यादा अपॉइंटमेंट मिली और ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद हमारी यूनिट हो गई खत्म, और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 जो लीगल मेथड 2 सेमेस्टर 2 की है, यहां ध्यान रखना ये सेमेस्टर 1 में नहीं आएगी, सेमेस्टर 2 में जो है वो खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।